अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ। माह रमज़ान की आमद के साथ ही कीमतों की जो प्राइसेस हैं उनको पर लग चुके हैं और आवाम की पहुंच से तमाम तर जो अशिया हैं वो दूर जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। जितने भी दावे थे पंजाब हुकूमत, खुसूसी पंजाब हुकूमत की अगर हम बात करें, वो सारे धरे के धरे रह गए हैं। अवाम इस वक्त जो हैं वो डेफिनेटली मुश्किल के अंदर भी हैं और हमने जितनी भी इस वक्त सर्वेस की हैं मार्केट्स के, वहाँ पे अवाम हुकूमत को कोई अच्छे अल्फाज में याद करती हुए हमें नज़र नहीं आ रही हैं। कहाँ गई वो सब्सिडीज़? 30 अरब रुपए का दावा किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से और फिर वफाक की जानिब से भी तकरीबन 12 अरब रुपए के पैकेज का जो है, रमज़ान पैकेज का जो ऐलान किया गया था, वो तमाम तर चीज़ें हमें इस वक्त ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, हुकूमत का काम होता है कि किसी तरीके से रिलीफ फराहम किया जाए, वो अपनी कोशिशें भी कर रहे होंगे। निगरान पैकेज जो है वो भी हमारे सामने इस वक्त नज़र आ रहा है, लोगों को राशन भी मिल रहा होगा, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल बहुत ख़राब है। हमारा काम बेसिकली हुकूमत को ये बताना है कि आपकी तरफ से की जाने वाली कोशिशें, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई लूप होल्स हो जिसको आपने बिल्कुल उस पर काम करना है। मैं अगर अपनी ज़ाती बात करूं तो आज सुबह मैंने तकरीबन 450 रुपये का केला दर्जन जो है वो ख़रीदा है, जो तकरीबन रमज़ान से 2 दिन पहले 120 और 150 रुपये तक मिल रहा था। बाकी तमाम तरह अशिया की क्या कीमतें इस वक्त हैं बाज़ारों के अंदर, अवाम किस तरीके से इस हुकूमत को याद कर रही है, रमज़ान के लिए क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, खुसूसन जो हमारी गरीब आवाम है या दिहाड़ी पेशा जो अफराद हैं उन लोगों को क्या मुश्किलात हैं, किस तरीके से वो इस्लाम के इस बाबरकत महीने के अंदर किन मुश्किलात का सामना वो कर रहे हैं, उनको अफ्तारी में या सहरी के अंदर किस तरह से खाने पकाने की चीज़ों के अंदर या अफ्तार में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उसमें किस तरह से मुश्किलात पेश आ रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसिम बाजवा साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मार्केट में, और मार्केट में जो अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतों की क्या सूरत हाल है, अवाम को क्या परेशानी है इस वक्त जो है वो दरपेश है, ये जरा हमें बताइएगा जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि माह रमजान जो है वो शुरू हो आजम चुका बाजवा। है, लेकिन इसके अच्छा, आजम साथ बाजवा, साथ तो मैं दोबारा से कर लूँ उसको। इसके इसके साथ साथ जो है, अगर प्राइस के हवाले से हम बात करते हैं तो इस वक्त मार्केटों की हालत बहुत बुरी है। महंगाई जो है इस वक्त आसमानों को छू रही है और आम चीजें जिनमें खजूर है, फल हैं, सब्जियां हैं, टमाटर हैं, अदरक है, प्याज है, जो भी जरूरियात अशिया की चीजें जो हैं वो इस वक्त आम शख्स की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी हैं। जी। रमजान से कबल है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया था कि शहरियों को रमजान में जो है वो बहुत ज्यादा रिलीफ हुकूमत पंजाब जो है वो फराहम करेगी, लेकिन रिलीफ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, कहीं पर भी रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप रमजान से 1 या 2 दिन पहले की बात कर लें तो जो चीज 50 रुपए की थी आज वो पहले रमजान को ही 150 रुपए की मिल रही है। इसी तरह टमाटर जो थे वो रमजान उल मुबारक से एक रोज कबल जो है उनकी कीमत जो है वो तकरीबन 120 थी और आज उसकी कीमत जो है 180 रुपए, 200 रुपए के करीब जो है वो मिल रही है। इसी तरह अगर आप आलूओं की बात करें तो आलू की जो कीमत थी वो तकरीबन रमजान से पहले 40 रुपए, 50 रुपए थे, जो कि आज 70 से 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप प्याज की बात करते हैं तो प्याज जो है वो 120 रुपए किलो तक तकरीबन आ गया था, जो कि आज तकरीबन 300 रुपए किलो तक के करीब मिल रहा है। इसी आजम तरह आजम फल बाजवा पे चले जाएं। साहब, आजम आजम बाजवा साहब, ये जो दावे किए जा रहे हैं, मॉडल बाजारों के दावे किए जा रहे हैं, सस्ती अशिया के बारे में बात की जा रही है, सब्सिडीज देने की बात की जा रही है, इसमें कहां तक सच्चाई है? क्या कोई लूप होल्स आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई संजीदगी जाहिर नहीं की जा रही है? आप समझते हैं कि हमेशा से बात की जाती है कि जो मंडी, जैसे आज मैं एक सब्जी वाले से बात कर रहा था, वो यही बात कर रहा था कि पीछे से जो है हमें महंगी मिल रही है तो हम आगे कैसे सस्ती बेच सकते हैं। ये जो एक बयानिया आप समझते हैं कि हमेशा से दुकानदार का और ये मंडी फरोश के हवाले से रहा है, इसमें क्या कितनी सच्चाई है? क्या वाकई मंडियों तक रसाई जो है वो कीमतों की वो महंगी है, इसलिए आगे दुकानदार जो है वो महंगी बेचने में मजबूर है? या आप समझते हैं कि कुछ लोग हैं जो मौके का फायदा उठा रहे हैं और हमेशा की तरह जो लोग रमजान के अंदर लोगों की लूट मार के मसरूफ होते हैं, उसी तरह का हमें तर्ज अमल दोबारा से नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम इस हवाले से बात करते हैं तो हुकूमत की जानिब से जो है वो जड़ नहीं पकड़ी जा रही। हम्म।
जड़ बिल्कुल नहीं पकड़ी जा रही कि मंडियों का रुख करें, मंडियों में जाकर देखें कि वहां पर जो है चीज आम दुकानदार को किस भाव दी जा रही है। हम्म, दुकानदारों से अगर बात करें तो वो इसी तरह कहते हैं जी हमें जो है पीछे से महंगी मिल रही है, हम इसको बिल्कुल महंगी देंगे। जो ताजर बरादरी है, खास करके जो मंडियों में आड़ती हैं, हम्म, उनकी जानिब से बिल्कुल वहां पर भी ग्राम फरोशी का सिलसिला अरूज पर है। हम्म। दुकानदार, रेडी वाले ये महंगी चीजें वहां से खरीदने पर मजबूर हैं। इसी तरह फिर ये मार्केट में लाकर महंगे दामों में फरोख्त करने पर मजबूर हैं। लेकिन दो रीजन है, नंबर एक के जड़ को नहीं पकड़ा जा रहा, और नंबर दो के मार्केट के अंदर हुकूमत की जानिब से चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है। हम्म। प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं वो बिल्कुल कहीं पर अभी तक दिखाई नहीं दे रही। हालांकि आज पहला रमजान था, इन्हें चाहिए था कि पहले रमजान से ही मॉडल बाजार या आम मार्केटें, ओपन मार्केट, वहां पर इनके बंदे मौजूद होते, इनके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो विजिट करते, देखा जाता कि क्या चीजें जो है वो यहाँ पर आज दी हमें जा रही हैं, आजम क्या बाजवा साहब, मरियम नवाज के आज हमें फुटेजेस तुम्हारे सामने आई हैं, उन्होंने मॉडल बाजार का वैसे दौरे किए उन्होंने आज। जी दौरे तो अपनी जगह पे, हम्म, जिस मॉडल बाजार में आप चले जाएंगे, उन मॉडल बाजार लाहौर में तकरीबन जो है एक टाउनशिप मॉडल बाजार है, इसी तरह वहादत रोड का मॉडल बाजार है, एक दो मॉडल बाजार और हैं। जी। लेकिन वहां पर तो चले कि हर बंदा नहीं वहां पे जा सकता, वो जहाँ हर बंदे की वहां पर बिल्कुल सही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो आम मार्केट है, जो मंडियां हैं या ओपन मार्केट है, वहां पर भी जो है चेक एंड और बैलेंस मोहल्लों की बहुत जो जरूरी है। दुकानें हैं, मेरे ख्याल से वहां तक सबसे ज्यादा जो एक्सेस होता है किसी आम इंसान का, वो अपने एक मोहल्ले की दुकान होती है, वहां पर सबसे ज्यादा प्राइसेस जो हैं वो अब आसमानों से बातें कर रही होती हैं। बिल्कुल, जो गली मोहल्लों में दुकानें होती हैं हम्म, सब्जियों की, परचून की, इसी तरह आम जो छोटे छोटे रोड हैं वहां पर भी जो है ये रेडी वाले दुकानें लगाकर बैठे होते हैं, वहां पर भी हम्म, चीजें बेच रहे होते हैं। ज्यादातर लोग वहां का रुख करते हैं, हम्म। क्योंकि हर बंदा तो अब मॉडल बाजार जाने से रहा। एक बंदे के पास से अगर मॉडल बाजार 5 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर दूर है, वो तो वहां पे जाने को तरजीह नहीं देगा। वो तो तरजीह देगा जो उसके करीब तरीन जगह है, जहां पर फल या सब्जियां इस तरह की चीजें जो बिक रही हैं, तो वहां पे वो पहुंचेगा। लेकिन वहां पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। किसी दुकानदार के पास प्राइस कंट्रोल की जानिब से जो जारी करदा रेट लिस्ट होती है वो तक मौजूद नहीं होती, कि कस्टमर जो है, गाहक जो है, उस रेट लिस्ट को देखकर उसके मुताबिक जो है वो चिकन खरीद सके, फल खरीद सके, सब्जियां खरीद सके। तो इस तरह का कुछ भी जो है अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह अगर आपने इस प्रोग्राम में जिक्र किया निगहबान पैकेज के हवाले से, जी। तो निगहबान पैकेज जो हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है उसमें भी लोग बिल्कुल जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अगर 10 ये आए हैं बैग, तो वहां पे ओ, 1000 के करीब बंदा जो है वो खरीदने, उसको लेने के लिए मौजूद होगा। लेकिन उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो जी मैच नहीं कर रहा, आपका मैसेज नहीं आ रहा। खास करके खवातीन का वहां पे काफी ज्यादा एहतसाल होता हुआ दिखाई दे और रहा है। इनका लोग दावा जलीलो था कि ख्वार ये हो जो रहे हैं। पैकेज है ये आपका हक आपकी दहलीज पर, ये बेसिकली इनका दावा था। तो वाकई लोगों की दहलीज तक बिल्कुल ये ऐसा उनको नहीं मिल है। रहा है, या आप समझते हैं कि अभी भी वो लाइनें लग के लोगों को जो है वो हासिल करना पड़ रहा है? बिल्कुल किसी को किसी के दहलीज पर नहीं दिया जा रहा। एक पॉइंट बना लेते हैं, खुली जगह ये देख लेते हैं, वहां पर आकर अपनी ये गाड़ी खड़ी हम्म, कर देते हैं, और एक छोटी गाड़ी शाहजोर जो डाला होता है उसके अंदर सिर्फ 20 से 25 बैग होते हैं। तो अगर वहां पर लोगों की, खवातीन की तादाद देखी जाए तो वो सैकड़ों में वहां पे नजर आती हैं। और आजम साहब, साथ ये साथ किन इनकी, इलाकों की आप बात कर रहे हैं, खुसूसी तौर पे आप किन किन इलाकों की बात कर रहे हैं, आप हमें बताएं जरा। मैं ये हल्का NA 127 PP हम्म, 155 का इलाका, UC 228, UC हम्म, 227, इसी तरह आप आगे आगे चले जाएं, वहां पर मैंने ये आज जो हालात देखे हैं लोगों के। और यहां पर मैं एक और आपको सितम जरीफी बता दूं कि हम्म, खवातीन जब आती हैं वहां पर ये निगहबान पैकेज लेने के लिए, उनके पास जो शनाख्ती कार्ड होते हैं, वो शनाख्ती कार्ड जो जिसका सादा शनाख्ती कार्ड है बगैर चिप हम्म। के, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिनका चिप वाला है उनका मैसेज सेंड किया जाता है, फिर घंटों उनको जो है वो इंतजार करवाया जाता है। फिर घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद अगर तो उनका मैसेज आ गया तो उन्हें ये एक आटे का थैला, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी, 2 किलो जो है वो दालें, ये तो उन्हें दे दी जाती है। लेकिन अक्सर खवातीन वहां पे नाकाम और मायूस वापस लौटने पर मजबूर होती हैं, वो दिखाई देती हैं। और वहां पर अच्छा, खवातीन आजम के, साहब, आजम साहब, एक बिल्कुल मुझे आखिर में एक बात बताइएगा
ये 45 लाख करीबन छापे, 45,000 छापे, ये तकरीबन 4 मिलियन से ज्यादा जुर्माने, ये किन लोगों को फिर किए गए हैं? अगर अगर 45 लाख के जुर्माने किए गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस दुकानदार को जुर्माना किया गया उसने उसी की कीमतें बढ़ा के, चीजों की कीमतें बढ़ा के वो जुर्माना भी निकाल लिया हो? देखें जी, जुर्माने आप कर देंगे, 4,000 कर देंगे, 3,000 कर देंगे, 5,000 रुपया जुर्माना कर देंगे, वो जितना जुर्माना एक दिन की भी जो उनकी कमाई नहीं है, ये उनकी एक दिन की कमाई, आप ये जो जुर्माना उनको हो जाना है, उन्होंने वही दोबारा फिर उसी कस्टमर से पूरा कर लेना है। जो कस्टमर आने हैं उनके पास, उन्होंने वहां से वो कमा लेना है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने चीज उसी तरह ही महंगी बेचनी है, महंगी ये बेचते रहते हैं। तो इसी तरह फिलहाल मुझे, आप खास करके मैं पंजाब की बात करता हूं और पंजाब के अंदर लाहौर की बात करता हूं, कि जो कि सूबाई दारुल हुकूमत भी आप इसको कह सकते हैं, यहां पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो सूबे के दीगर अजला के अंदर क्या होगा? शहर लाहौर है और यहां पर लोग जो है बड़े जलीलो ख्वार हो रहे हैं, तो ना तो उन्हें ओपन मार्केट में जो रमजान के हवाले से कुछ चीजें सस्ती मिल रही हैं, और ना ही जो है उन्हें मॉडल बाजारों के अंदर ये चीजें जो है वो सस्ती मिल रही हैं। मॉडल बाजारों की अगर बात कर लें आप, या इतवार बाजारों की बात कर लें आप, या रमजान बाजारों की बात कर लें, बड़ी अहम बात आपने की। मैं बिल्कुल आपकी इस बात को मैं तायद करूंगा कि अगर लाहौर का, सूबे के दारुल हुकूमत का अगर ये हाल है, तो बाकी जो रिमोट एरियाज हैं पंजाब के, जहाँ पे हुकूमती मशीनरी का एक्सेस मेरे ख्याल से जिस तरह उस तरह से नहीं होता, और अमूमन तौर पे जो मीडिया की नज़रें शायद वो भी उस तरीके से उन इलाकों के अंदर नहीं होती जिस तरह से आप शहरी इलाकों के अंदर ज़्यादा फोकस किए जाते हैं, तो वहाँ पर गरीबों की क्या सूरत हाल होगी। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल क्रेडिट दूंगा वॉइस न्यूज़ को, इनकी ज़्यादातर फोकस जो है वो इलाकों का होता है कि जहाँ पर बाकी मीडिया जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। वो भी वहाँ पर भी इंसान बसते हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तानी शहरी बसते हैं, उनके बारे में आवाज़ बनना, उनकी आवाज़ उठाना, उनके बारे में जानना कि वहाँ किन मुश्किलात का उन लोगों को सामना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आजम साहब, आपने बड़े एक अहम टॉपिक के ऊपर हमें ज्वाइन किया। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू हम जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा जो है हम आपके पास हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान के अंदर महंगाई के बारे में बात कर रहे थे, और ख़ुसूसी रमज़ान के महीने में जिस तरीके से महंगाई में इजाफा होता है उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मज़ीद हम ख़बरें शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वज़ीर दाखिला, उनको लगा दिया गया है। लगाने का मकसद, मतलब मैं जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लगा दिया गया है, कहा यही जा रहा है कि किसी ख़ास जमात के लिए उनको लगाया गया है। इस वक्त तमाम तर टॉक शोज़ के बारे में, टॉक शोज़ में यही गुफ्तगू हो रही है कि शायद आज आप देखेंगे अडियाला जेल के अंदर 2 हफ्ते के लिए कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है, लेकिन हुकूमत इसको सिक्योरिटी खदशात से जोड़ रही है। लेकिन जो PTI है उसको डेफिनेटली इस चीज़ से जोड़ रही है कि शायद हमें हमारे जो लीडर है उससे मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। उसके हवाले से वो एक पिटिशन भी दाखिल कर दी है तौहीन अदालत की जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ। इन तमाम तर खबरों के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर रहनुमा खिज़र अरबाब हयात खान साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के अंदर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सर सबसे पहले तो मुझे बताएं कि मोहसिन नकवी साहब को किसी के लिए लगाया गया है? आज ये बात की जा रही थी, सलमान अकरम राजा भी यही बात कर रहे थे कि हम मोहसिन नकवी से डरते नहीं हैं। ये डर की बात आखिर क्यों आती है? मोहसिन नकवी के वज़ीर दाखिला को लेकर PTI इतनी खौफजदा क्यों होती है, और उनसे ये सवाल क्यों किया जाता है कि शायद मोहसिन नकवी के होते हुए किसी किस्म की कोई वो एहतजाज नहीं कर सकते, और काफ़ी दबाव रहता है इस पार्टी के ऊपर मोहसिन नकवी के होते हुए? जी, जहाँ तक इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का ताल्लुक है बातों का, तो उसके साथ तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब का कोई वो मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब जब वजीर दाखिला थे तो उस वक्त भी PTI उनसे बहुत सख्त खौफ थी, और उनके मेरे ख्याल में उनको उनके नाम से भी वो डर रहे थे। तो ये इनका इल्जाम गलत है कि मोहसिन नकवी साहब कुछ करेंगे। लेकिन मैं एक बात पे, मुझे खुद PMLN के कारकुन की हैसियत से भी मैं ये कह रहा हूँ, और मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को मेरे ख्याल से इंटीरियर मिनिस्टर बनाने का कोई जवाब नहीं था। उसकी वजह यह है कि वो एक निगरान चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, उनकी सरबराही में इंतखाबात हुए हैं, तो फिर इन इंतखाबात पर जो है पूरी कौम को शकूक व शुबहात तो वो इल्जाम लगा रहे हैं, और ये होना, और मेरे ख्याल में उनके वो इल्जामात लगाना भी सही है, क्योंकि अगर इस वक्त हम अपोजिशन जुमात होते और इस तरह का कोई इल्जाम
उठाया जाता तो मेरे हाथ में सबसे पहले हम ही उसकी अरबाब मजम्मत साहब, करते कि निगरान ये का गलत। मतलब तो न्यूट्रल होता है ना, कि तमाम तर जमातों को यकसा मौका फराम करना। फिर जो लोग निगरान के अंदर बिल्कुल जी। चले, सर छोटी मोटी वजारत भी होती तो हम शायद उसको हजम कर लेते, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब को अगर आप अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये क्या सोच के फैसले हो रहे हैं, ये जरा मुझे बताएं। नून लीग में ये क्या फैसले किए जा रहे हैं और इसके पीछे सोच क्या है तो बेसिकली? बिल्कुल यही तो मैं देखे ना, अब बात लोग होंगे कि वो बातों को यदि बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं या डिफेंड कोई डिफेंड तरीके से, अच्छी लेकिन तरीके से मैं कर खुलकर लेंगे। बात कर रहा हूँ कि ये गलत इकदाम है। जी। इसी तरह आप देखिए कि अभी काकर साहब जो साबिक वजीर आजम थे, ये निगरान वजीर आजम थे, हम्म। तो उनको सेनेट चेयरमैन की बातें हो रही, तो ये भी एक गलत इकदाम है। हम्म। तो जो गलत होगा तो हम उसे गलत कहेंगे भी। दूसरी बात ये कि आज मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे, इन्हीं लोग वो सोशल मीडिया पे और ये चैनल्स पे कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो इमरान खान साहब ने उन पर पाबंदियां लगी थी कि इनसे मुलाकात नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में अब हमें इन बातों से निकलना चाहिए, क्योंकि हमें मुल्क को आगे की तरफ ले जाना चाहिए और हमें अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। अगर एक गलतियां उन्होंने की है या गलतियां हमने की है, तो मेरे ख्याल में अब उसको और वो नहीं देना चाहिए कि हम गलतियों पे गलती करते जाए। सर, मेरी तो आप ये ये भी नहीं एक समझते कि मुतालबा है कि जितने पीटीआई के सियासी दौर के ने अंदर, सर आज आज जिस तरीके से पीटीआई एहतजाज कर रही है इलेक्शन के हवाले से, उनको ये कहा भी जा रहा है कि आप अपनी जितनी भी सिफारिशात हैं, बल्कि ये जितने भी कानून साजी है, ये नून लीग के दौर के अंदर ही थी, जिसके हवाले से फॉर्म 45 के हवाले से भी अगर बात की जाए, जितनी भी इलेक्शन एक्ट थे इनमें जो गुफ्तगू इस वक्त की जा रही है इस हवाले से। लेकिन जितना टाइम पीटीआई को मिला पार्लियामेंट के अंदर, उसको नहीं चाहिए था कि उस वक्त अपोजिशन के साथ इंगेज होकर इन तमाम तर मसाइल के ऊपर कोई ना कोई लाहेमल बनाया जाता। इमरान खान साहब तो अपोजिशन के साथ मुलाकात करना भी गवारा नहीं समझते थे। तो क्या उनको आपको लगता नहीं कि उनको आज एहसास जरूर हो गया होगा कि अगर मैंने अपने दौर के अंदर अपोजिशन के साथ सही रवैया रखा होता तो शायद आज कोई ना कोई बेहतर लाहेमल तय कर सकते। लेकिन आज फिर भी ये जो हुकूमत है वो मौका तो दे रही है पीटीआई को पार्लियामेंट के अंदर कि आए मिल के बैठे कानून साजी करें चीजों के ऊपर। तो फर्क आप समझते हैं कुछ ना कुछ बेहतरी तो आई है ना? देखिए, बेहतरी तो आई ही और बेहतरी आगे चलकर और भी आएगी, लेकिन हमें लचक दिखाना पड़ेगा। क्योंकि एग्जैक्टली। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी तो वो तो एक, मैं तो उन्हें पहले सियासी जुमात कहूंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक सियासी जुमात थी ही नहीं। उनमें तो एक जगह से दूसरी जगह से जिस एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बनाया था और जिस तरीके से बनाया गया था, वो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है और पूरी कौम बिल्कुल को बिल्कुल। मालूम है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इस मुल्क की बड़ी जुमातें हैं और वो हकीकी मायनों में एक सियासी जुमातें हैं, तो हमें और हमारे जो कैदीन है तो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमें मुल्क को आगे की तरफ ले जाना है, हमें मुल्क की सोचना है, हमें आइन और कानून की तरफ देखना है। अगर हम भी उन्हीं की तरह काम करेंगे कि चलो चलो जिस तरह उन्होंने राणा साहब पे वो इल्जाम लगाया था और उन्हें एक ऐसे केस में पकड़ा था कि उन जी। पे हीरोइन डाल दी गई थी, कभी मरियम नवाज साहिबा के कमरों पे छापे मारते थे, कभी किस तरह, कभी साद रफीक को पकड़ लेते थे। तो मेरे ख्याल में अगर हम भी उसकी उसी तरह करेंगे तो फिर तो हम सियासी जुमात हुए ही नहीं, फिर तो हम इस मुल्क की मुहाफिज जुमात हुए ही नहीं। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, ना ही हम उस तरह के इकदाम तो सर, करेंगे, आप बल्कि हम मुस्तकबिल मुल्क की। मुस्तकबिल क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर आपको कोई डील नजर आ रही है कि इमरान खान को कोई डील के लिए पेशकश की जाएगी? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अलीमा खान ने आज गुफ्तगू की है कि शायद इमरान खान को खामोश करवाने के लिए डील की पेशकश की जा रही है और वो डील नहीं करेगा और वो अदालतों का सामना करेंगे, केसेस का सामना करेंगे। ये तमाम तर बातें मेरे ख्याल से PMLN के रहनुमा भी ये बात किया करते थे। तो आपको लगता है कि कोई डील की तरफ बात जाएगी, या आप समझते हैं कि 9 मई के किरदारों को, और ख़ुसूसन इमरान खान ने कुछ सीखा नहीं, जिस तरह उन्होंने आपके सूबे KPK के अंदर एक 9 मई के मुलिम को जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो तैनात कर दिया, और जिस तरह के उनके बयानात आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी भी वो मार दो पकड़ लो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि शायद कुछ लचक दूसरे तरफ से भी दिखाई नहीं जा रही? किसी किस्म का फिर कोई क्या लाहेमल तय करेगी? अगर कोई रियासत भी अगर कोई बैठ के अगर सबको सियासी कैदियों को रिहा करने की बात करे, लेकिन दूसरी तरफ तो किसी किस्म का कोई रवैया जो है वो मुस्बत दिखाया ही नहीं जा रहा। देखिए, अगर खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर है, अगर वो 9 मई में अभी 9, मैं तो पहले ये कहूंगा कि 9 मई के लिए एक जुडिशनल कमीशन मुकर्रर करना चाहिए था, जिसमें तमाम तबके के जितने इदारे हैं उन तमाम इदारों से एक एक या दो दो बंदों को रखना चाहिए था और एक साफ व शफाफ इलेक्शन वो ये जुडिशनल कमीशन बनाना चाहिए था, ताकि पता तो चले पहले कि उसमें कौन मुलव्वस है और कौन नहीं है। क्योंकि ये तो अब, बल्कि जो मैं खुद यानी मैं विटनेस
मैं देखता था सोशल मीडिया पे कि ऐसे कई लोग हैं कि जो उसमें मुलव्वस थे, जो कि गेटों पे चढ़ रहे थे। लेकिन मैं बाद में देख रहा था उसी उसी निगरान हुकूमत में भी मैं देख रहा था कि उन लोगों के पास पुलिस सिक्योरिटी हुआ करती थी, उन लोगों को सिक्योरिटी फराहम की गई थी। अभी मैं अगर आप देख रहे कि परवेज खटक, महमूद खान, ये इनके जो दूसरे जो लोग थे और जो बाद में इमरान खान को छोड़कर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर गए, तो क्या वो लोग 9 मई में मुलव्वस नहीं थे? असल मुजरिम तो वो लोग थे। लेकिन अफसोस की बात है कि उन लोगों को छोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और तो क्या उस वक्त 9 मई वो भूल गए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? क्या वो उसमें मुलव्वस नहीं थे? उन्हें पुलिस सिक्योरिटी दी गई थी, उन्हें चीफ मिनिस्ट्री और बड़े बड़े मिनिस्टरों के ख्वाब दिखाए गए थे। लेकिन ये तो कौम ने एक अच्छा फैसला किया कि कौम ने उन लोगों को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि जो 9 मई की हकीकत बिल्कुल ठीक सर। खजाना के हवाले से सर हमें कुछ बताएं कि पहली बार जो है वो मुस्लिम नून जो है आपकी जमात में जो है वो वजारत ख़जाना जो है वो बाहर दी गई है। मतलब नून लीग का कोई बंदा इनको वजारत ख़जाना के लिए मिला नहीं। पीपल्स पार्टी या पीटीआई ये काम पहले करती रही है कि इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना जो है वो लगाती रही है। लेकिन इस बार PMLN में ऐसी क्या तब्दीली आई है कि वजारत ख़जाना जो है वो एक बाहर से एक इम्पोर्टेड वज़ीर हमें जो लगाने की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन आप क्या डिफरेंस क्या देखते हैं? अगर हम औरंगज़ेब की बात करें या इसहाक डार साहब की बात करें, कोई डिफरेंस आपको इनमें नज़र आता है? देखिए, सरदार साहब एक अच्छे वजीर खजाना हमेशा से रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और भी क्लियर करता चलूँ, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वजीर आजम होते तो मेरे ख्याल में अब हालात उसके हालात में बहुत फर्क होता। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब किसी भी सूरत में एक इम्पोर्टेड शख्स को वजीर खजाना नहीं बनाते। ये मैं आपको बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। वो अगर इसहाक डार साहब ना होते तो वो पार्टी से ही किसी बंदे को जरूर इस पोस्ट के लिए नामजद करते। तो नवाज शरीफ साहब की इसमें आप समझते हैं कि तायद शामिल नहीं है? ये मतलब आप ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इस तरह तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये फैसले कहीं और से मुसल्लत हो रहे हैं, इस तरह मैं कह सकता हूँ। और इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, PMLN की हुकूमत के अंदर इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देखिए, इम्प्लीमेंट तो इसलिए किया जा रहा है कि ये आप भी जानते हैं और पूरी कौम इस वक्त देख रही है, अगर मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला बनाया जा सकता है तो यहाँ पे बहुत कुछ और भी हो सकता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त की कमी थी, इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा प्रोग्राम के अंदर बदू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पे हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे शॉर्टली जो है वाइंड अप करेंगे। जाहिर सी बात है, आज हम अपने वजारत ख़जाना के हवाले से भी बात कर रहे थे कि इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना लगाया जा रहा है, लेकिन उनकी डच नेशनलिटी उनके पास मौजूद थी जिनको उन्होंने विड्रॉ कर दिया है। उसकी दरख्वास्त उन्होंने जो है उस मुल्क के इदारों को दे दी है। एंड देन फर्दर उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी जो शहरियत है उसके लिए भी अप्लाई किया, जिसको तस्लीम कर लिया गया है, जिसको मंजूर कर लिया गया है। अब वो पाकिस्तानी शहरी हैं और दोहरी शहरियत, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के अंदर दोहरी शहरियत का जो हामिल शख्स है वो कोई वजारत का ओहदा जो है वो नहीं रख सकता। लेकिन जाहिर सी बात है, अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा अभी वक्त हमारे पास है नहीं इस हुकूमत के पास भी कि हम उसके ऊपर कोई तनकीद कर सकें, किसी के बारे में भी हम कोई बात इस हवाले से डेवलप कर सकें। आने वाले वक्त के अंदर क्या होगा, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद इस हुकूमत की क्या कारकर्दगी होगी, तभी कहना ज़्यादा ही बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनका कहना है कि साल 2024 मुश्किल तरीन फ़ैसलों का दौर होगा। मतलब अवाम के लिए कुछ मज़ीद मुश्किल फ़ैसले हैं, जो अवाम पहले ही महंगाई के अंदर जो है वो डूबी हुई है और परेशान हाल है। उसके लिए मज़ीद अगर क्या परेशानियों की नवीद जो है वो ये सुना रहे हैं हमारे मौजूदा वज़ीर ख़जाना, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं था आपका होस्ट असद एस मिर्ज़ा, आप देख रहे थे प्रोग्राम इख्तिलाफ।